हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एंड प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाएं जो थी हमारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मैंने पूरी कोशिश की थी उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने की, क्योंकि वहाँ पे थोड़े जो थ्योरेटिकल पोर्शंस थे बहुत ज़्यादा थे, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड स्पेशली अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट रहता है और आपको अगर वो क्लासेज इंटरेस्टिंग भी लगी है तो फटाफट से कॉमेंट भी कर दीजिए। एंड फ्री ऑफ नोट्स के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। सो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सेकेंडरी सेक्टर्स में जो भी गतिविधियां होती है, हमने जब प्राथमिक क्रियाओं की बात की थी बच्चों, तब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो प्रकृति से संबंधित जितनी भी गतिविधियां थी, जिनकी मूल निर्भरता हम कह सकते हैं पर्यावरणीय था, वो सारी क्रियाएं किसके अंतर्गत शामिल थी? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल थी, जिसमें हमने आखेट को भी देखा, संग्रहण को भी देखा, पशुपालन देखा, कृषि देखा और खनन की क्रियाओं को अच्छे से समझने की कोशिश की। उसी के थोड़े कॉन्सेप्ट को आगे बढ़कर जब विकास की गतिविधि के आधार पर बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं की, तो उसमें एक द्वितीय क्रिया आ जाती है। जो मूलभूत कच्ची वस्तुएं होती है उनको पुनः विनिर्मित करके आर्थिक क्रियाओं के रूप में मजबूत बनाने की प्रक्रिया ही हमारी द्वितीय गतिविधियों के अंतर्गत आती है। इसमें वो सभी क्रियाएं होंगी जो प्राथमिक, मूल रूप से हम कह सकते हैं जो प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भरता दिखाती है। तो बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। बेसिकली प्राकृतिक संसाधनों की जो मूल्यों को बढ़ाने के लिए द्वितीय गतिविधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कच्चे मालों का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कपास का तंतु में परिवर्तन, यानी कपास जो है वो हमारी खेती के अंतर्गत आने वाली हम ये कह सकते हैं प्राथमिक क्रिया है। लेकिन उसी प्राथमिक क्रिया को पुनः जब वस्त्र के धागे के रूप में बदल दिया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? उस गतिविधि को हम द्वितीय क्रिया की श्रेणी में रखेंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यों के आधार पर ही मूल्यवान वस्तु को बनाना ही हमारी द्वितीय क्रिया कहलाती है। अतः द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण के आधार पर, प्रसंस्करण के आधार पर और निर्माण उद्योगों को शामिल किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था के आधार पर जैसे जैसे मानव ने विकास किया, मानव की आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे विकास होता रहा और उन्हीं कच्चे मालों को मूल्यवान बनाने के लिए और एक विनिर्माण की गति को बढ़ाने के लिए द्वितीय क्रियाएं प्रारंभ हो गई। सो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट को। हमारा पहला पॉइंट जो है वो है विनिर्माण। उसको हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। विनिर्माण को यदि हम तोड़ने का प्रयास करें तो वी का मतलब होता है, उपसर्ग है वैसे वी, लेकिन वी का मतलब होता है पुनः निर्माण करना, यानी किसी भी वस्तुओं का पुनः निर्माण करना ही विनिर्माण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं बात करूं कपास से, हमने अभी देखा था कपास से तंतु और तंतु से वस्त्र। तो प्यारे बच्चों, कपास हमारा हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से वस्तु हो गई और उसी वस्तु से हमने क्या बनाया? तंतु यानी धागा बनाया और उसी धागे को बुनकर हमने किसका निर्माण किया? वस्त्र का निर्माण किया। ये जो सभी क्रिया गतिविधियां हो रही है, ये किसकी श्रेणी के अंतर्गत आती है? विनिर्माण श्रेणी के अंतर्गत आती है। वैसे इसका अगर हम कहें सिंपल अर्थों में तो इसका मतलब होता है हाथ से बनाना। सामान्य तौर पर हाथ से बनाना ही विनिर्माण के अंतर्गत आता था, लेकिन जैसे जैसे मशीनरी का विकास हुआ उसके अंतर्गत मशीनरी से बनी हुई वस्तुएं भी शामिल कर दी गई। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी वस्तु का निर्माण करना ही विनिर्माण कहलाता है। हालांकि ये एक प्रकार से उद्योग ही है। अगर हम इसको उद्योग कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, या हम ये कहें कि उद्योग और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये इसी का पर्यायवाची समझा जा सकता है। क्योंकि उद्योग का मतलब भी ये होता है किसी के इकाई निर्माण की क्रिया जो होती है वो उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आती है। लेकिन थोड़ा सा इस दोनों में अंतर रहता है और एग्जामिनर आपको यही कंफ्यूज करेगा। वो आपसे पूछेगा विनिर्माण और उद्योग के अंतर संबंध को बताइए। अंतर संबंध का मतलब यही होता है कि इन दोनों में क्या आपको संबंध नजर आ रहे हैं वो आपको बताना है। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं विनिर्माण का सामान्य अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु का निर्माण करना। और उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत भी यही सारी चीजें आती है। किसी भी वस्तु का निर्माण ही करने की गतिविधि जहां पर होती है वही हमारे उद्योग कहलाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर यह है, सामान्य अर्थों में क्या था, पहले जो चीजें थी, उद्योग को अगर विकसित किया गया, जैसे जैसे मानव भूगोल का विकास हुआ, कई सारी विचारधाराओं में बदलाव हुआ, उसी प्रकार से उद्योग और विनिर्माण को भी अंतर संबंधों को स्पष्ट करने के लिए कई सारे भूगोलविदों ने इसको परिचित किया और उन्होंने ये समझाया कि विनिर्माण जो होते हैं उनकी श्रेणी के अंतर्गत वे उद्योग आएंगे जिसमें आप किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक उद्योग हो गया, हमारे रासायनिक उद्योग हो गए। लेकिन उद्योग के अंतर्गत एक हम ये कह सकते हैं विस्तृत अध्ययन किया जाता है, चाहे वो हमारा पर्यटन उद्योग हो,
मनोरंजन उद्योग हो, इसमें किसी प्रकार की गतिविधि जो होती है वो भी उद्योग की श्रेणी ही कहलाती है, लेकिन इसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं, यदि मेरे माइंड में प्लास्टिक फैक्ट्री की जब बात होती है या प्लास्टिक उद्योग की बात होती है तो हमारे माइंड में एक क्या कॉन्सेप्ट सेट होता है, एक फैक्ट्री हमें फैक्ट्री की एक पिक्चर हमें दिखाई देती है। लेकिन उसके विपरीत यदि हम मनोरंजन उद्योग की बात करते हैं तो मनोरंजन उद्योग में हमें कई सारे एक्टिविटीज दिखेगी, जैसे पर्यटन स्थल हो गए, हमारे खेल हो गए, ये सभी हमारे मनोरंजन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो उद्योग और विनिर्माण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हमारे भूगोलविदों ने इसको विस्तृत करने के लिए, ताकि इसमें कोई अंतर संबंध जो पाया जाता है उसमें कोई हमें कठिनाई ना हो, इसीलिए विनिर्माण उद्योग में वे सभी उद्योग शामिल कर दिए गए जिसमें किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है। आई होप आपको विनिर्माण और उद्योग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुक्स के कॉन्सेप्ट से जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। विनिर्माण का मतलब होता है वस्तु का उत्पादन। इसमें प्रमुखतः हस्तशिल्प, लौह इस्पात, प्लास्टिक उद्योग, कंप्यूटर के सूक्ष्म घटक, अंतरिक्ष मान और इससे जो भी वस्तुओं का निर्माण होता है वह सभी विनिर्माण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक शक्ति के संसाधनों और मशीनरी का प्रयोग जो अब किया जा रहा है वो भी अब विनिर्माण में शामिल कर दिया गया है और आधुनिक बड़े पैमाने वाले विनिर्माण वर्तमान में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम विनिर्माण के विकास की बात करें बच्चों, हम ये कह सकते हैं विनिर्माण का मतलब वस्तु जो हमारी प्राकृतिक गतिविधियों से बनी हुई वस्तुओं में पुनः परिवर्तित के आर्थिक मूल्यों के रूप में उसको मूल्यवान बनाना ही हमारा विनिर्माण कहलाता है। और ये विनिर्माण का विकास अगर हम देखें तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति, औपनिवेशीकरण के समय 18वीं शताब्दी में ये बहुत जोरों शोरों से हमें कह सकते हैं बूम किया था और विनिर्माण का विकास वहीं से शुरू हुआ। और आज वर्तमान में सभी भी राष्ट्र जितने भी हैं, चाहे वो विकासशील राष्ट्र हो या विकसित राष्ट्र, उसमें ये सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि में भूमिका निभाने वाला जो दृष्टिकोण है वो हमारा विनिर्माण है। विनिर्माण व उद्योग में अंतर संबंध, ये हमने अच्छे से समझ लिया। जैसे कि हम बात करें, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, परंतु इसमें मशीनरों को भी शामिल कर दिया गया है या मशीनी यंत्रों को भी शामिल कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें कच्चे माल को उच्च मूल्यों के तौर पर माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी जो भी कच्चे माल है जो प्राकृतिक गतिविधियों से हम ये कह सकते हैं प्राथमिक क्रियाओं से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, उन्हीं प्राथमिक क्रियाओं में बदलाव करके उनको उच्च मूल्य के लिए तैयार की जाने वाली जो वस्तुएं होती है वो हमारी विनिर्माण की श्रेणी में आती है। उद्योग एक निर्माण इकाई होती है, यह विनिर्माण का ही पर्यायवाची है। जबकि जब हम रसायन व या इस्पात की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में क्या आते हैं, कारखाने आते हैं। लेकिन जब हम पर्यटन उद्योग और मनोरंजन उद्योग का नाम लेते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। इसीलिए हम ये कह सकते हैं या इसीलिए प्रमुखतः कारखाना निर्माण के जो कार्य होते हैं वे सभी उद्योग हमारे विनिर्माण उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब आई होप आपको विनिर्माण उद्योग अच्छे से समझ में आ गया होगा। विनिर्माण उद्योग में कारखानों से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है वो विनिर्माण उद्योग की श्रेणी में आती है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं बड़े पैमाने के विनिर्माण के उद्योग की विशेषताएं। जब हम बात करते हैं उद्योग की तो हमने विनिर्माण की बात की। विनिर्माण में वो सभी कारखाने शामिल होते हैं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो ये होता है हमारा विनिर्माण। अब हम बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों में कैसे अंतर कर सकते हैं, जरा आप सोचिए। यदि मैं ये कहूं एक जो कुटीर उद्योग है, जैसे मोमबत्ती बनाने वाली या एक बिस्किट निर्माण की एक फैक्ट्री है और एक ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है जो बड़े बड़े कारों को या बड़ी बड़ी गाड़ियों का निर्माण करती है, इन दोनों में आप क्या अंतर देख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो श्रमिक लगेंगे, चाहे जो बिस्किट फैक्ट्री है उसमें एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके विपरीत यदि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहां हमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता रहेगी। बिस्किट फैक्ट्री में हमें कम पूंजी की आवश्यकता रहती है, ज्यादा लागत नहीं आती। लेकिन हमारा जो बड़ी फैक्ट्री है जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज्यादा आर्थिक लागत की भी जरूरत होती है। नवाचार प्रौद्योगिकी क्या होता है बच्चों? नवाचार प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि जैसे हम हमारी प्रोडक्ट में अगर कंपटीशन की बात करें तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू हो, उसकी डिमांड हो, तो उसके आधार पर वो नई नई स्कीम्स भी लेके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा, चाहे वो मैगी हो या ओरियो बिस्किट हो, ये अपनी ब्रांडिंग वैल्यू कैसे करते हैं, मार्केट में इसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। और इसी के आधार पर जो हम ये कह सकते हैं जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो अपने प्रौद्योगिकी नवाचार पर ध्यान देती है, उनकी मार्केटिंग वैल्यू, उनकी ब्रांडिंग पर ध्यान देती है ताकि उनकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी हो वो इंप्रूव हो और इसी के साथ उनकी मार्केट में डिमांड बढ़े। तीसरी चीज हम ये कह सकते हैं संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचे का मतलब ये होता है कि जो भी बड़े उद्योग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्योग पर निर्भर नहीं रहते, वो बहुत सारे लघु उद्योगों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि एक कार का निर्माण किया जाता है, उसमें जो भी पार्ट्स लगते हैं सिर्फ एक फैक्ट्री में नहीं बनाए जाते, अलग अलग फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। उन अलग अलग फैक्ट्री से एक बड़े फैक्ट्री में लेके जाया जाता है और उन सभी पार्ट को इकट्ठा करके एक गाड़ी, हम ये कह सकते हैं, या एक वाहन का निर्माण किया जाता है। तो इस वाहन के निर्माण में जो भी छोटे उद्योग हैं उनके साथ में एक हम ये कह सकते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक आपसी सामंजस्य होना चाहिए,
ये वही हमारे बड़े उद्योगों की विशेषताओं की श्रेणी में आएंगे। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बुक्स में जो चीज़ें दे रखी है थोड़ा पॉइंट्स वाइज बहुत डिटेलिंग है, लेकिन अगर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे तो थोड़े कॉन्सेप्ट को हमें लिखने के लिए बुक्स की लैंग्वेज भी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर का फोकस आपकी बुक्स पे ही होता है, आपकी थॉट्स पे थोड़ा कम रहता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपकी एनालिटिकल अप्रोच पे ध्यान दिया जाता है। तो बुक्स की बातों को भी आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, इसी से आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर पाएंगे और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। सो प्यारे बच्चों, यदि आपको नोट्स चाहिए तो फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स अवेलेबल हो जाए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको और बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करवा पाऊँ। सो अब हम समझते हैं बुक की लैंग्वेज में बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं। सबसे पहला जो हमारी विशेषता है वो है कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल विशिष्टीकरण से हमारा तात्पर्य होता है कि उत्पादन में जो भी थोड़ा सा सामान है वो या बड़ा से बड़ा सामान कारखानों में ही बनाया जाता है और उसकी लागत ज़्यादा होती है। अधिक उत्पादन के कार्यों में ये ध्यान रखा जाता है कि यदि हम छोटे प्रोडक्ट को बनाएंगे तो लागत ज़्यादा आएगी, लेकिन उसी प्रोडक्ट को यदि हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो हमारी लागत कम आएगी। तो बड़े पैमाने के उद्योग इसलिए लाभदायक होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता है, जिससे उनकी लागत कम आती है। दूसरा, यंत्रीकरण। मशीनों का प्रयोग किया जाता है ताकि एक विकसित अवस्था उपलब्ध हो। समय की बचत और स्वचालित कारखानों का प्रचलन अब तेजी से बढ़ रहा है। तीसरा है हमारा प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार कहता है कि शोध के विकास के साथ साथ विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, भूमि और प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट निस्तारण और विचारों पर बल देना। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति की विचारधारा वाली जो व्यक्ति हैं वो अपनी इंडस्ट्री में इस चीज़ का खास तौर पर आजकल ध्यान रखने लग गए हैं कि उन फैक्ट्री की वजह से कहीं एयर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, वाटर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। इस तरीके की विचारधाराएं भी अब हमारी, हम ये कह सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज में देखी जा रही है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब यही होता है अपने प्रोडक्ट की शोध करना, नए नए मार्केटिंग ब्रांड की वैल्यूज़ के आधार पर नई नई स्ट्रेटेजी को लेकर आना, यही हमारा प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाता है। चौथा हमारा है संगठनात्मक ढांचा। वही मैंने आपको बताया था, जो स्तर के आधार पर छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको एक कोलैबोरेट करके एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ काम करना ही हमारा, हम ये कह सकते हैं, बिग इंडस्ट्री का बड़ा रोल होता है। तो संगठनात्मक ढांचों में स्तर के आधार पर कार्य प्रणाली होती है, जैसे बड़े उद्योगों में जटिल प्रौद्योगिकी, कुशल श्रमिक की, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और शक्ति प्रशासक के अधिकारी की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो हम एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बड़े उद्योगों में बहुत मजबूती तरीके से होना चाहिए, तभी वो बड़ा उद्योग अच्छे तरीके से विकसित हो सकता है। पांचवा पॉइंट जो हमारा है वो है अनियमित भौगोलिक वितरण, यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर जो भी उद्योग क्षेत्र हैं उनकी बड़ी महत्वता है। विश्व के कुल स्तर में लगभग 10% से भी कम भूभागों में ये फैक्ट्रीज स्थापित है। जिन देशों में ये स्थापित हैं वे सभी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के आज केंद्र बने हुए हैं, जैसे कि हम बात करें यूएसए की, यूरोप की, जापान की, ये सभी आज इतनी विकसित स्थिति में है। इसका कहीं ना कहीं बड़े ये औद्योगिक क्षेत्र ही हैं। इन्हीं क्षेत्रों से उनकी जो रेवेन्यू है वो बहुत स्ट्रांगली तरीके से जनरेट होती है और इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं जैसे यूएस की एक मक्का कृषि क्षेत्र है, वहां 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब देखिए बच्चों, जिन जिन क्षेत्रों में यहाँ पे एक जनसंख्यात्मक क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर बताया गया है कि पूरे विश्व की जो स्थलखंड है उनमें से लगभग 10% हिस्से में ही ये औद्योगिक क्षेत्र मजबूत है। तो बाकी जो 90% हम ये कह सकते हैं जो क्षेत्र हैं वहां इन उद्योगों का प्रभाव थोड़ा कम है। लेकिन अगर यदि उन क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बढ़ जाए तो यहाँ पे रोजगार की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। कैसे? देखिए, यूएसए में एक मक्का की जो कृषि क्षेत्र है वहां लगभग 2.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी एक मक्के का जो छोटा सा खेत है वो लगभग 2.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है, 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 श्रमिक ही कार्य करते हैं, यानी सिर्फ 20 लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। यदि आप सोचिए इन्हीं 2.5 एकड़ जमीन पर, या मैं कहूँ 2.5 किलोमीटर वर्ग पर एक फैक्ट्री स्थापित कर दी जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो यही स्थिति बताई जा रही है कि यदि इस क्षेत्र में उस कारखाना उद्योग यदि स्थापित कर दिया जाए तो हजारों श्रमिक इस पर कार्य कर सकते हैं। अतः उद्योग लागत घटाकर लाभ कमाते हैं, इसीलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थानों पर होनी चाहिए जहां उत्पादन लागत कम आए, जहां प्रोडक्ट कॉस्ट जो वैल्यू है यदि कम आती है, उस क्षेत्र में यदि हम उद्योगों की स्थापना करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है। यहाँ हम ये कह सकते हैं जो श्रमिक है सस्ते दरों पर उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या भारत में देखी जा सकती है।
75% पॉपुलेशन आज भी बेरोजगार है। इसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण यही है कि हमारी शिक्षा का विकास अभी इतना स्तर से नहीं हुआ है कि सभी को एक कौशल शिक्षा मिल सके या कौशल उद्योग के आधार पर हमें कह सके कौशल रोजगार मिल सके। तो वो सभी पॉपुलेशन इस क्षेत्र में यदि कार्य करती है तो ये रोजगार की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। और ये कैसे संभव होगी? जब बड़े उद्योगों के निर्माणों की स्थापना होगी, बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के रूप में इन छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज या स्मॉल सिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। हमने अभी तक बड़े विनिर्माण उद्योगों की विशेषताओं को समझा, उसमें कई सारे संस्थागत ढांचे और कई सारी स्थितियों को समझने की कोशिश की। तो ऐसे ही इन बड़े उद्योगों को कई ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो बाजार की उपलब्धता हो, श्रम की उपलब्धता हो और उसी के साथ परिवहन संचार साधनों की उपलब्धता हो, सरकार की पॉलिसीज जो है, नीतियां बनती है, उनकी एक कौशल एक सुदृढ़ उपलब्धता हो, इसी वजह से ये सारे कारक होते हैं जो उद्योगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे बड़े उद्योग जो होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति जितनी मजबूत होती है, उनके कई सारे हानिकारक घटक भी इसको प्रभावित करते हैं। तो हम बुक्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बाजार की अभिगम्यता, यानी किसी भी बड़े उद्योग को यदि बाजार की उपलब्धता ढंग से नहीं होती है तो वो अपने प्रोडक्ट का, हम ये कह सकते हैं, जो भी उत्पादन है उसकी लागत की कीमत उसे सही उपलब्ध नहीं हो सकती। तो उसी के आधार पर वह क्षेत्र जहां पर वस्तुओं की मांग या खरीद की क्षमता ज्यादा हो, वहीं पे बड़े उद्योग ज्यादा स्थापित होते हैं। जैसे कि एशिया, यूरोप, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया वृहद वैश्विक बाजार है, क्योंकि इनकी क्रय क्षमता क्या है, अधिक है। और कुछ उद्योग का व्यापक बाजार भी होता है, जैसे वायुयान और शस्त्र उद्योग। यानी ये जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, इन राष्ट्रों में हम ये कह सकते हैं कि या ये कॉन्टिनेंट जो है, इन कॉन्टिनेंट में एक बड़ा बाजारीकरण उपलब्ध है, जिसकी वजह से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों में, वो सभी प्रोडक्ट की जो आसानी से हम ये कह सकते हैं कि जो लागत है वो उनको प्राप्त हो जाती है। कच्चे माल की अभिगम्यता, जितने भी बड़े बाजार हैं या हम ये कहें जितने भी बड़े पैमाने के उद्योग हैं, उन उद्योगों में यदि कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं उनकी लागत भी ज़्यादा आती है। जैसे कि हम बात करें कच्चे माल के आधार पर, यदि वो जो स्क्रैप माल होता है या जो भी कच्चा माल है, यदि सस्ते दरों पर उपलब्ध नहीं होगा तो वस्तुओं की कीमत क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यदि वस्तुओं की कीमत ज़्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति इसकी पहुँच भी कम होगी और उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं एक हानिकारक सौदा भी हो सकता है। तो कच्चे माल की एक सस्ते दरों पर उपलब्धता होनी बहुत आवश्यक है। भारी उद्योग इन मालों के समीप स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि अधिक दूरी वाली लागत जो होगी वो उसको बढ़ा देगी और इसे शीघ्र नष्ट करने की नष्टशीलता की भी खतरा रहता है। जैसे कि प्रशीतनक केंद्र जो होते हैं, कोल्ड स्टोरेज, ये फैक्ट्रीज के नज़दीक ही बनाए जाते हैं ताकि जो भी कच्चा माल है वो आसानी से सुरक्षित रहे और जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो बाजार तक एक कुशल उपलब्धता के साथ पहुंच पाए। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता। श्रम यदि जितना श्रेष्ठ होगा उतने ही हम ये कह सकते हैं वस्तुओं की जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी स्ट्रांग होगी और इसी के आधार पर श्रम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और हम ये कह सकते हैं कि उद्योगों के विकास में श्रमिकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। भले हम मशीनरी के विकास की बात करते हैं, लेकिन मशीनरों के संचालन में भी श्रम की आवश्यकता रहती है। फिर हमारा है परिवहन व संचार की अभिगम्यता। तीव्र व सक्षम परिवहन सुविधा भी अत्यंत आवश्यक है और परिवहन लागत के आधार पर हमें कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास की जो औद्योगिक अवस्थितियां हैं उनमें यदि परिवहन मजबूत नहीं होगा तो बाजार तक उसकी उपलब्धता नहीं होगी और यदि बाजार तक सही तरीके से हमें उपलब्धता ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमत भी घट जाएगी और एक बड़े पैमाने उद्योग को बहुत बड़ी हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ हमारी सरकारी नीतियां हैं। सरकारी नीतियां भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे हम भारत की बात करें बच्चों, आपको पता होगा 1990 में जो LPG उदारीकरण वाली जो नीतियां आई थी उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं लिबरलाइजेशन, और इसी के आधार पर इन्हीं उदारीकरण की नीतियों की वजह से जो बड़ी बड़ी मार्केट हैं वो ओपन हुए थे और विदेशों से हमारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए थे और बहुत बड़े रोजगार के साधनों की उपलब्धता हमें देखने को मिली थी। तो सरकार की जो आर्थिक विकास की नीतियां हैं वो बड़े पैमाने के उद्योगों को बहुत बड़े प्रभावित करती है और इसी के आधार पर जो भी प्रादेशिक नीति बनाई जाती है उससे उद्योगों को स्थापित किया जाता है। प्रादेशिक नीति का मतलब होता है प्रदेश क्षेत्र विशेष में बनाई जाने वाली नीतियां। जैसे पर्टिकुलर स्टेट में राजस्थान गवर्नमेंट अपनी एक अलग पॉलिसीज तैयार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी एक अलग पॉलिसी तैयार होती है। तो इन पॉलिसीज के आधार पर भी इन बड़े पैमाने उद्योगों को प्रभावित किया जा सकता है।
समूहन उद्योग अर्थव्यवस्था की अभिगम्यता। समूहन उद्योग का मतलब होता है, जैसे कि हमने विशेषताओं के आधार पर बड़े पैमानों के उद्योगों में देखा था, छोटे छोटे उद्योगों पर भी उनकी निर्भरता रहती है। यदि हम ये बात करें इसकी प्रभावशीलता की, तो बड़े जो भी पैमाने के उद्योग हैं वो छोटे उद्योगों को भी कहीं ना कहीं लाभान्वित करते हैं, उन तक भी उनकी लाभ की, हम ये कह सकते हैं लाभ की पहुंच होती है। तो प्रधान उद्योग यदि छोटे उद्योगों के समीप हो तो उनको अन्य उद्योगों को भी इसका लाभ होता है। यही हमारी समूह अर्थव्यवस्था में शामिल होते हैं, यानी छोटे उद्योगों तक भी लाभ की पहुंच होना ही हमारी समूह उद्योग की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत श्रेणी में आता है। इससे बचत की प्राप्ति भी होती है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर स्वच्छंद उद्योग की। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? यह विविधता वाला स्थानों पर होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो उद्योग बनाए जाते हैं। स्वच्छंद उद्योग का मतलब होता है फ्रीडम वाला उद्योग, जिसमें फ्रीडम इंडस्ट्रीज आती है, जिसमें आपको बाउंडेशंस नहीं होती, रेगुलेशंस नहीं होते, यह पूर्णतः कच्चे मालों पर निर्भर नहीं होती। यह उद्योग संगठक पूर्जों पर भी निर्भर हो जाते हैं और आसानी से ये पूर्जे जो हैं वो आसानी से कहीं पे भी उपलब्ध हो जाते हैं। और इनके उत्पादन में भी और हम ये कह सकते हैं उत्पादन भी ज़्यादा नहीं होता, ना ही श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता और इसमें महत्वपूर्ण कारक जो है वो सड़क जाल की अभिगम्यता ही है। जैसे जो भी हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं, हम ये कह सकते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास कई ऐसी लेडीज़ हैं जो कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री चलाती है। इसे हम ये कह सकते हैं फ्रीडम इंडस्ट्री, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, ये सभी जो व्यवसाय हैं ये हमारे स्वच्छंद उद्योग में आते हैं। इसमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं होती, प्रदूषण भी नहीं होता और अपने लेवल पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज वस्तु की आवश्यकता रहती है, वो है सड़क जाल अभिगम्यता, यानी मार्केट तक उसकी पहुंच की आसानी से उपलब्धता ही हमारे स्वच्छंद उद्योग में बड़ी भूमिका निभाता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में 12th में, कि यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छंद उद्योग से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो आप आसानी से बता सकते हैं यह वह उद्योग होता है जो जिसमें किसी श्रम की ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं रहती, ना ही ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता रहती है, प्रदूषण मुक्त होते हैं और कच्चे माल पर भी निर्भर नहीं रहते। मूलतः इनमें जो भी छोटे छोटे कच्चे माल जो होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ज़्यादा उपलब्धता की आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहती। सो बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा। 100 हम ये कह सकते हैं 100 शब्दों में आपका सीधा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसको मैं इजी वे से समझाने की कोशिश करूंगी और इसको हम बहुत आसानी से और मजे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विनिर्माण उद्योगों को यदि हम बांटें तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इस बुक के अकॉर्डिंग 4 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले अगर हम ये स्थिति के आधार पर बात करें तो आकार के आधार पर, दूसरा हमारा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा हमारा उत्पाद के आधार पर, चौथा हमारा स्वामित्व के आधार पर। आप इसको बाय डायग्राम भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और यदि आप इसके थोड़ी सी थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। आकार के आधार पर कौन कौन से उद्योग हैं, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व की। तो आप थोड़े शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। आकार के आधार पर क्या हो सकता है? आकार यानी स्थिति, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, इसके आधार पर हम कह सकते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर या माल की जो उपलब्धता है उसके आधार पर, कहीं पे आपको हम ये कह सकते हैं खनिजों के आधार पर कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा है तो उस क्षेत्र में कौन कौन सी इंडस्ट्री होगी। कहीं पे आपको कच्चा माल जो है वो कृषि औद्योगिक कृषि पर आधारित कच्चा माल यदि ज़्यादा उपलब्ध हो रहा है तो वहाँ कौन कौन से उद्योग होंगे, उसके आधार पर बांटा जाता है। तीसरा, हमारा उत्पाद के आधार पर, किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का उत्पाद हो रहा है उसके आधार पर जो भी उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो हमारे इसकी श्रेणी में आएंगे। और चौथा हमारा है स्वामित्व, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो, चाहे एक सार्वजनिक क्षेत्र का हो, या फिर हम ये कह सकते हैं सरकारी क्षेत्र के आधार पर जो स्वामित्व के आधार पर बटे हुए उद्योग होते हैं वो इसकी श्रेणी में रखे जाते हैं। तो उसको हम अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पर्टिकुलर हम 1 बाय 1 बात करेंगे इन चारों पॉइंट्स की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और हमारी कोशिश यही रहेगी इसी के आधार पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कुछ फैक्ट्स को हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर वर्ल्ड पर बात की जा रही है। हमारी जो ये बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी, पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बुक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ही बात कर रही है, वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी ही है। और इसकी जो हमारी नेक्स्ट बुक है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, मानव भूगोल और अर्थव्यवस्था, वो भारत के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो अभी चीज़ों को यदि हम अच्छे से समझ लेंगे तो आगे जो हमारे इंडिया के कॉन्सेप्ट में जितने भी फैक्ट्स आएंगे वो हम आसानी से अंडरस्टूड कर पाएंगे और उसकी आंसरिंग प्रैक्टिस भी ढंग से कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, आकार के आधार पर। हम ये कह सकते हैं आकार के आधार पर वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर आकार, कच्चा माल, उत्पाद व स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पहला ही हमारा है आकार के आधार पर।
आकार के आधार पर हमारे कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों को बांटा जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कुटीर उद्योग को। कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग वह होता है जिसमें छोटे आकार के स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। साधारणतः यहाँ औजार, दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं होती हैं। विक्रय स्थानीय गांव के बाजार ही होते हैं और इसमें अदला बदली की भी व्यवस्था रहती है, जैसे हमने वस्तु विनिमय देखा था लास्ट चैप्टर में। इसके आधार पर परिवहन की आवश्यकता यहाँ पे न के बराबर होती है, क्योंकि जैसे आपने नियर बाई भी देखा होगा कई ऐसे छोटे उद्योग है, जैसे मैंने कहा था अचार और पापड़ का उद्योग, तो इसके लिए आपको बड़े बाजार की आवश्यकता नहीं रहती। स्मॉल छोटे से ग्रामीण बाजार तक ये सीमित रहते हैं। उत्पाद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है और परिवहन की भी इसमें आवश्यकता न के बराबर होती है। इसका व्यापारिक महत्व बहुत कम होता है। इसमें प्रमुख वस्तु आ जाएगी कपड़े, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, मूर्तियां, खाद्य पदार्थ की वस्तुएं, आभूषण, शिल्प की वस्तुएं इत्यादि। तो अभी तक आपने जो चीजें देखी, कुटीर उद्योग जो था, कुटीर उद्योग मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यक वस्तुओं पर ही निर्भर रहती है। एक व्यापारिक दृष्टिकोण इसका बहुत कम रहता है। इसी के आधार पर छोटे आकार के ये उद्योग होते हैं। दूसरा हम बात करेंगे हमारे छोटे पैमाने के उद्योग। तकनीकी व उत्पाद व कच्चे माल के अर्धकुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता यहाँ पर रहती है। ज़्यादा इसमें तकनीकी उत्पादन या कच्चे माल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन थोड़ी बहुत रहती है। इसी के आधार पर रोजगार के साधन यहाँ पर अधिक होते हैं और भारत, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया इसके उपयोग पर बल देते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, छोटे छोटे उद्योगों की अगर हम बात करें, मिल्स होती है छोटी छोटी, जैसे कपड़ा वस्त्र मिल हो गई, हम ये कह सकते हैं अनेक सारे जो कृषि पर आधारित प्रोडक्ट जो बनते हैं उनकी मिल्स हो गई। इसके आधार पर बड़े इंडस्ट्री नहीं होती, लेकिन बड़ी भी नहीं होती, ज़्यादा कुटीर भी नहीं होती। मध्यम स्तर के जो पैमाने के उद्योग होते हैं वो इसकी श्रेणी में आते हैं और विशेषकर ये जो विकासशील देशों में है बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं रोजगार के साधन उपलब्ध करवाते हैं। तीसरा हमारा बड़े पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने का उद्योग विशाल बाजार, विभिन्न कच्चे माल, शक्ति के साधन और कुशल श्रमिकों के आधार पर विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक पूंजी की आवश्यकता के साथ ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 200 वर्षों में इसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। प्रारंभ में ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन, यूएसए, यूरोप तक ही सीमित था, क्योंकि आपको पता है अगर हम विशिष्ट या बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इन्हीं कंट्री को देखते हैं, यूरोप को ही, तो यूरोप और यूएसए के रूप में हम ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी स्थिति यहाँ पर मजबूत थी इनकी। लेकिन धीरे धीरे जैसे अन्य राष्ट्रों का विकास हुआ, उनकी भी इसमें भूमिका बढ़ी और विश्व स्तर पर इन उद्योगों को मुख्यतः 2 समूह में बांटा जाता है। एक है हमारा परंपरागत वृहत उद्योग प्रदेश और दूसरा हमारा उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहत औद्योगिक प्रदेश। इन दोनों को हमें अच्छे से समझना है। यही हमारे बड़े पैमाने के उद्योग हैं। परंपरागत वृहत औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः विकसित देशों में है और उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहत औद्योगिक प्रदेश जो है वो कम विकसित देशों में रहे। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। परंपरागत वृहत औद्योगिक प्रदेश, इसमें भारी उद्योग वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे कि भारी उद्योग वाले क्षेत्र कौन से होंगे प्यारे बच्चों? देखिए, अगर हम जब इसकी बात करते हैं परंपरागत उद्योग की, तो परंपरागत उद्योग में खनिज संसाधनों पर जो उद्योग निर्भर हैं वो मुख्यतः इस श्रेणी में ज़्यादा रखे जाते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, रसायन हो गया, इंजीनियर, वस्त्र उद्योग, धुएं चिमनी वाले उद्योग इसकी श्रेणी में रखे जाते हैं। इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? इसका जो क्षेत्र वातावरण होगा वो अनाकर्षक होगा, गंदगी होगी, प्रदूषण होगा, रोजगार के उच्च अनुपात की सेवाएं, रोजगार यहाँ पे उच्च नहीं रहेगा, अनुपात सेवाएं यहाँ पर अपर्याप्त रहेगी, बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा देखेगी, उत्प्रवास होगा, उत्प्रवास मतलब स्थान से प्रवास, उत्प्रवास होगा और मांग जो होगी, बेकार कारखाने यहाँ पे बंद पड़े होंगे, मांग यहाँ पे ज़्यादा होगी, परित्यक्त भूमि क्षेत्र यहाँ पे ज़्यादा होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं इसमें एक नकारात्मक दृष्टिकोण देखा जा सकता है। भारी इस्पात उद्योग इसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जर्मनी का एक रूहर कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नोट कीजिएगा। बड़े पैमाने के उद्योगों के रूप में इनका वर्गीकरण है 2 प्रकार से किया गया है, परंपरागत वृहत और उच्च प्रौद्योगिकी। परंपरागत वृहत उद्योग के बारे में आप क्या समझते हैं? सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परंपरागत वृहत औद्योगिक क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो सबसे पहले आपको परंपरागत उद्योग कौन से होते हैं, इसमें भारी उद्योगों की श्रेणी रखी जाती है। कोयला, रसायन, इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? वातावरण जो होगा वो अनाकर्षक होगा, प्रदूषण यहाँ पे होगा, रोजगार की यहाँ पे समस्या रहेगी और बेरोजगारी की सबसे ज्यादा समस्या, उत्प्रवास की स्थिति होगी, मांग ज्यादा होगी, भूमि क्षेत्र होंगे वो परित्यक्त होंगे। इसके आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है। और प्रमुख यदि क्षेत्र विशेष के बारे में आप लिख सकते हैं, जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र, जो कि प्रारंभ में यूरोप की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, लेकिन जैसे जैसे कोयले की मांग में कमी आई वैसे ही इसके उपयोग को संकुचित होने लगा और जर्मनी का 80% इस्पात जो है वो रूहर से ही प्राप्त होता है।
धीरे धीरे औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन हुआ और उत्पादन में गिरावट आई और प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने के कारण इसका प्रभाव कम होने लगा। यहाँ कारण जो था, एक समय था जब जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र यूरोप की इकोनॉमी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता था, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर अन्य वस्तुओं का विकास हुआ इसका महत्व घटा, क्योंकि कोयले की जो मांग है वो धीरे धीरे कम होने लगी। अगर हम बात करें कोयले की मांग की, तो कोयला मुख्यतः बिजली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे अभी नेचुरल रिसोर्सेज पर काम हो रहे हैं, जैसे हम सोलर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा, तो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, इस पर जो कार्य किया जा रहा है, इससे कोयले की जो आवश्यकता है वो कम होती जा रही है। और इसी के आधार पर रूहर क्षेत्र जो है वो अब वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कार बनाने का कारखाना वहाँ पर स्थापित हो गया है, रासायनिक उद्योग बन गए हैं, विश्वविद्यालय वहाँ पर स्थित हो गए, बाजार भी खुल गए हैं। तो रूहर क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, पूरा एक परंपरागत तरीके से अस्थिर तरीके पे चला गया है। यानी वहाँ की जो स्थिति है सिर्फ और सिर्फ कोयले पर निर्भर नहीं है, अन्य कई सारे साधन जो है वहाँ उनकी उपलब्धता आसानी से बन गई है और वहाँ अलग अलग स्थिति से औद्योगिक विकास या हम कह सकते हैं औद्योगिक स्थिति में परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है। सो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट, उच्च प्रौद्योगिकी वाले औद्योगिक प्रदेशों की। उच्च प्रौद्योगिकी से आप समझ सकते होंगे हाईली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो भी इंडस्ट्री होती है वो इसकी श्रेणी के अंतर्गत आएगी। यहाँ विकास की अवस्थाएं भी हमें मजबूत देखने को मिलेगी और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रोजगार के संसाधनों की उपलब्धता भी आसानी से होगी। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। निर्माण की क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी एक नवीनतम पीढ़ी है। इसके अंतर्गत उन्नत वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग उत्पादकों, गहन शोध विकास का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी श्रमिक हैं वो अधिकतर हम ये कह सकते हैं एजुकेटेड होते हैं। सफ़ेद कॉलर या लाल या हम रेड लेबर या फिर हम ये वाइट कॉलर लेबर भी कह सकते हैं। और इसी के आधार पर ये जो है ये उद्योग यंत्रमान कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। धातु शोधन और औषधीय रसायनों में इसकी प्रमुख भूमिका है या प्रमुख स्थान इसमें माना जा सकता है। इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसके जो भी क्षेत्र होंगे, विशाल भवन होंगे, कारखानों का भंडारण के लिए एक क्षेत्र, आधुनिक क्षेत्र होगा, साफ सुथरे कार्यालय होंगे, प्रयोगशालाएं भी होगी, व्यावसायिक पार्क आत्मनिर्भर होंगे और ये हम ये कह सकते हैं उच्च विशिष्टता वाले होंगे और प्रौद्योगिकी ध्रुव भी इन्हें कहा जाता है। तो उच्च प्रौद्योगिकी वाले जो औद्योगिक प्रदेश है एक रूप से विकसित राष्ट्र में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर जो जनसंख्या है वो शिक्षित है और शिक्षित जनसंख्याओं की यहाँ पे बहुत बड़ी हम ये कह सकते हैं शिक्षित श्रमिकों की यहाँ अधिकतर आवश्यकता रहती है, जिन्हें हम सफेद कॉलर या लाल कॉलर श्रमिक भी कहते हैं। इसमें सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वन जो है प्रमुख है। हमने उच्च प्रौद्योगिकी और वृहद प्रौद्योगिकी के परंपरागत क्षेत्रों के आधार पर बड़े पैमाने के उद्योगों को समझा। जब हम वृहद की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक रूहर कोयला क्षेत्र बन जाता है। इसी के आधार पर जब हम उच्च प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो इसके हमारी सिलिकॉन वैली या यूएसए के जो भी एरियाज हैं वहाँ पे ये ज़्यादा डेवलप्ड हो रखे हैं। एजुकेटेड पॉपुलेशन जहाँ पे भी होगी वहाँ वृहद प्रौद्योगिकी के उद्योग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर प्रमुख तो 4 रूप से वर्गीकरण किया जाता है। पहला कृषि के आधार पर, कृषि से जो भी कच्ची वस्तुएं मिलती हैं उसके आधार पर। दूसरा हमारा खनिज संसाधनों, खनिज की वस्तुओं से जो भी हम ये कह सकते हैं कच्चे माल मिलते हैं उसके आधार पर। रसायन के आधार पर और वन के आधार पर। पशु आधार पर, जो भी पशुओं के द्वारा जो भी कच्चा माल बनता है उसके आधार पर जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो हमारे कच्चे माल उद्योग में श्रेणी में आएंगे। यानी ये सभी वस्तुएं कहाँ पर निर्भर कर रही है, प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कृषि आधारित उद्योग में खेतों के आधार पर कच्चा माल मिलता है और इसी से जो भोजन तैयार वस्तुएं जो होती है वो बाजार में भेजी जाती है, जैसे कि शक्कर का निर्माण, अचार का निर्माण, पेय पदार्थ, मसालों का निर्माण, वस्त्र का निर्माण। ये सभी पदार्थ कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं, कृषि आधारित कच्चे मालों से उपलब्ध हो रहे हैं। फिर हमारे भोजन प्रसंस्करण की अगर हम बात करें, डिब्बाबंद जितने भी खाद्यान्न हैं वो सभी खाद्यान्न की वस्तुएं कच्चे माल आधारित वस्तुओं से, कृषि आधारित कच्चे माल पर ही निर्भर हैं। दूसरा हमारा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में हमें जो भी कच्चा माल है वो लौह इस्पात के द्वारा तैयार किया जाता है और कुछ अलोह खनिज भी होते हैं, जैसे कि हम बात करें एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात, सीमेंट, ये सभी लोह। अगर हम धातु की बात करें, एक हमारा होता है लोह और एक होता है अलोह। अलोह धातु कौन सी होगी, जिसमें लोहे की उपलब्धता नहीं होगी, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सीमेंट हो गया, ये सभी अलोह की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग प्राकृतिक रसायनों का उपयोग पेट्रो रसायन से पेट्रोलियम तथा उद्योगों में कोयले, लकड़ी, कच्चे माल का उपयोग करके जो भी प्लास्टिक वगैरह बनाए जाते हैं वो हमारे रासायनिक उद्योग की श्रेणी में आएंगे। फिर है हमारा वन आधारित उद्योग। वन में हम कच्चे माल प्राप्त करते हैं, जिससे इमारती लकड़ी हो गया, कागज हो गया, लाख आदि तैयार की जाती है।
पशु आधारित उद्योग में हम चमड़ा, ऊन, पशुओं से प्राप्त होने वाले कच्चे माल जैसे हाथी दांत का उपयोग करके वस्त्र उद्योग, ऊन से हम वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ऊन का, चमड़े का उद्योग होता है। ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? पशुओं से ही प्राप्त हो रहे हैं। तो पशु आधारित जो भी कच्चे माल है उसके आधार पर, हमारे कच्चे माल के आधार पर हमने देखा कि जो 5 प्रकार से हम कच्चा माल जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं वहाँ से हमारे उद्योगों का विकास हो रहा है। तीसरा हमारा बिंदु है उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर यदि हम बात करें तो मशीनों से, औजारों से, लौह इस्पात उद्योग से जो भी निर्भर रहता है, एक आधारभूत उद्योग होता है और एक गैर आधारभूत उद्योग होता है। उत्पादन के आधार पर 2 भाग में बटे हुए हैं। आधारभूत उद्योग और गैर आधारभूत उद्योग को थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। यदि जब हम बात करते हैं आधारभूत उद्योग की, आधारभूत उद्योग नॉर्मली बच्चों आपको पता है, जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं, जैसे कि हम वस्त्र की बात करें, तो वस्त्र का निर्माण कैसे होता है? मशीनों से होता है। ये मशीन जहाँ से बनती है, मशीन की भी मशीन जहाँ निर्माण होता है वहाँ पे भी एक उद्योग होता है। जहाँ से मशीनें बनती है वो हमारा लौह इस्पात उद्योग कहलाता है। जहाँ हम मूलभूत वस्तु के आधार पर यदि हम कहें, वह उद्योग जो उत्पाद की अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। और गैर आधारभूत उद्योग वो होते हैं जहां पे उत्पादन करने वाले उद्योगों का, हम ये कह सकते हैं उद्योगों का तथा उत्पादन करने वाले उपयोगों को गैर आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। आधारभूत और गैर आधारभूत उद्योग, यानी लौह इस्पात उद्योग हमारा आधारभूत उद्योग होगा और जहां से वस्त्र बन रही है वो फैक्ट्री हमारी गैर आधारभूत उद्योग कहलाएगी, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग से वो वस्त्र बनाने की मशीन तैयार की जाती है और वही मशीन जब फैक्ट्री में लगाई जाती है उससे वस्त्र बनता है। तो 2 प्रकार की फैक्ट्री हम देख रहे हैं, एक तो जहां मशीनें बन रही है और एक जहां वस्त्र बन रहे हैं। मशीनें जहां पे बन रही है वह लौह इस्पात उद्योग के माध्यम से ही बन रही है, क्योंकि जो भी कच्चा माल होगा वो लौह इस्पात उद्योग से भी होगा और इसी के आधार पर ये हमारा आधारभूत उद्योग हो जाएगा। इसको हम उदाहरण के रूप में यदि कहें तो लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उपयोग के लिए तैयार किए जाने वाले मशीनों का उपयोग आधारभूत उद्योग है और गैर आधारभूत उद्योग जहां उपभोक्ता के उपयोग के आधार पर जो उत्पाद तैयार होते हैं वो हमारे गैर आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि बिस्किट हमारा बिस्किट की जो फैक्ट्री होगी वो गैर आधारभूत उद्योग होगी, लेकिन बिस्किट बनाने के लिए जो भी हम ये कह सकते हैं जो संचय होते हैं या बिस्किट के निर्माण के लिए जो आकार देने वाले संचय होते हैं उनका निर्माण जहां किया जाता है वो हमारा आधारभूत उद्योग कहलाएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में। यहाँ आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है लौह इस्पात उद्योग। देखिए बच्चों, आपको बुक्स में जो सीक्वेंस है इन पॉइंट्स की थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, लेकिन मैंने हमारे जो सेल्फ नोट्स हैं इसके बेसिस पे आपको सारा कंटेंट एक जगह पे ही मिल जाएगा। आप आसानी से इसको रीड आउट कर सकते हैं। जो हमारे ऐप में आपको फ्री ऑफ नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं वहाँ से आप इसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जाम टाइम में। ये बहुत हेल्प करेंगे बिकॉज बुक में जो दे रखा है वो आगे पीछे दे रखा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अच्छे से इसको रीड आउट कीजिएगा। और इस चैप्टर के ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उसको क्लिक कीजिए एंड इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड ऐप के साथ ही आपको ये नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो फटाफट से उनको स्टडी भी करना शुरू कर दीजिए। तो लौह इस्पात उद्योग जो है वो एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि सभी उद्योगों का आधार ही लौह इस्पात उद्योग है। और स्पेशली अगर हम लौह इस्पात उद्योगों की बात करें तो सभी मशीन और औजार जो है उनका उत्पाद जो किया जाता है ये लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर रहता है। इसके आधार पर कच्चा माल प्रदान किया जाता है। लोहा प्राप्त करने के लिए लौह अयस्क की भट्टियों को कार्बन व चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है, यानी गाला जाता है लोहे को, और इसी पिघले हुए ठंडे लोहे को हम क्या कहते हैं? कच्चा लोहा कहते हैं। और इसी कच्चे लोहे में जब मैग्नीज मिला लिया जाता है तो इससे इस्पात तैयार हो जाता है, यानी जो मशीन बनाई जाती है वो मशीन लौह इस्पात से बनती है। लौह इस्पात कैसे बनता है? लौह इस्पात कच्चे लोहे और मैग्नीज को मिलाकर लौह इस्पात तैयार किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लौह इस्पात कैसे बनता है? तो लौह इस्पात लोहा और मैग्नीज को मिलाकर तैयार किया जाता है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा किया जाता है। बड़े इस्पात उद्योग कच्चे माल के समीप स्थापित करना ही सही रहता है, अन्यथा इससे लागत अधिक होती है। तो लागत के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं जो भी कच्चे माल जहां पर उपलब्ध हो रहे हैं वहीं पे इस्पात उद्योगों को स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि उसमें लागत ज्यादा ना आए और वस्तुओं की उपलब्धता आसानी से हो पाए। छोटे इस्पात उद्योग बाजार के समीप स्थापित किए जा सकते हैं ताकि उनका कच्चा माल जो है वो बाजार के समीप ही उन्हें मिल जाए, वहीं इस्पात की बिक्री भी हो जाए। लौह इस्पात का वितरण यह जटिल उद्योग है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। लौह इस्पात पर्टिकुलर खुद एक उद्योग है जहां लौह इस्पात तैयार किया जाता है लोहे और मैग्नीज को मिलाकर। यदि आपको बड़ी क्वांटिटी में लौह इस्पात की आवश्यकता है तो कच्चे माल के समीप होना चाहिए ताकि वो आसानी से उनकी उपलब्धता पहुंचा सके। और यदि जहां कहीं छोटे बाजार की आवश्यकता है वहां
हम ये कह सकते हैं उस उद्योग को हम बाजार के समीप भी स्थापित कर सकते हैं, जहां से हमें बाजार के आसपास हमें लोहा स्क्रैप माल जो कच्चा माल होता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और उससे लोहा इस्पात बनाकर मशीनरी के लिए अन्य फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सकता है। लोहा इस्पात का वितरण यह जटिल उद्योग है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता रहती है, विशेषकर यूएसए, यूरोप, एशिया में इसका केंद्रीकरण है। यूएसए के पीटर्सबर्ग, शिकागो, गेरी, क्वीनलैंड, लोटेन, बफेलो, एंटार्क्टिक तट एंड स्पैरोज पॉइंट और में मोरिसी वैले और अलाबामा, ये जो सभी क्षेत्र हैं ये लोह इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो पर्टिकुलर आपको इन सब का नाम याद रखना पड़ेगा और यदि आप इसको मैप पे एनालाइज करेंगे तो आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। जैसे जो स्लाइड यहाँ पे आपको शो हो रही है उसके बेसिस पे आप यदि उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। तो पर्टिकुलर यूएसए, यूरोप और एशिया जो भी कॉन्टिनेंट है उनके विशेष क्षेत्र विशेष के आधार पर यूएसए में पीटर्सबर्ग हो गया, शिकागो हो गया, गेरी हो गया, इन क्षेत्रों में ज़्यादा हम लोह इस्पात उद्योगों को देखते हैं। पीटर्सबर्ग जो है वो जंग का कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, सोवियत रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, एसेन फ्रांस एंड ली मास्को, ये सभी यूरोप के विशेष क्षेत्र हैं। एशिया में जापान हो गया, टोक्यो, याकोहामा जापान का, और चाइना का संघाई, तुहान, और भारत की वुहान देश है, संघाई और वुहान। भारत जमशेदपुर, कुल्टी, बरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, भद्रावती और विशाखापट्टनम। तो ये क्षेत्र विशेष के आधार पर आपको याद रखना है। चाइना का तो आप अच्छे से याद रख पाएंगे क्योंकि वुहान से ही हम ये कह सकते हैं कोविड जो है, कोरोना आया था, तो ये कंट्री तो कोई भूल भी नहीं सकता चाह के भी। और स्पेशली अगर हम भारत के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो जमशेदपुर, कुल्टी, बरहानपुर, दुर्गापुर, भिलाई, ये जो क्षेत्र हैं हमारे लोह इस्पात उद्योग के लिए ज़्यादा फेमस है, जहाँ लोह इस्पात तैयार किया जाता है और मशीनरी का निर्माण होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट सूती कपड़ा उद्योग, जो गैर आधारभूत उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इसमें हम हथकरघा, बिजली करघा और कारखानों के रूप में भी होता है। हथकरघा की यदि बात करें, हथकरघा जो मशीन हाथों से चलाई जाती है, इसमें लागत कम आती है, अर्धकुशल श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, रोजगार की उपलब्धता भी मिलती है। बिजली करघा की बात करें तो यंत्रों का प्रयोग होता है, कुशल श्रमिक भी चाहिए होते हैं, उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है क्योंकि बिजली करघा में मशीनरी यदि ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आएगी। और कारखानों की बात करें, यहाँ पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, अधिक मात्रा में कम समय में ही ज़्यादा माल तैयार किया जा सकता है। अच्छे किस्म की कपास की यहाँ पे आवश्यकता रहती है। विश्व में 50% कपास का उत्पादन भारत, चीन, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप, जापान, ये राष्ट्र यहाँ पे आपको क्या करना है, विश्व में जो 50% कपास जो है वो उत्पादन किया जाता है भारत, चाइना, यूएसए और पाकिस्तान के द्वारा। उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है, यहाँ तक आप शामिल कर लीजिएगा। बाकी जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूरोप है, जापान है, ये सभी इन राष्ट्रों से क्या करते हैं, आयात करते हैं। और आयात में लगभग यदि हम बात करें तो विश्व का 50% जो कपास है वो यूरोप द्वारा ही आयात किया जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, जंग का कटोरा किसे कहते हैं, पीटर्सबर्ग, ये एक फैक्ट हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको छोटे क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है। और स्पेशली कपास उत्पादन की जब सूती वस्त्र उद्योग की बात की जाएगी तो 50% जो है कपास वो आयात की जाती है यूरोप के माध्यम से। यूरोप हम ये कह सकते हैं, आपको पता होगा जब हम यूरोप की 18वीं शताब्दी यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा जब विश्व इतिहास की बात की जाती है तो औपनिवेशीकरण बहुत चर्चा का एक विषय बिंदु रहता है। इसी औपनिवेशीकरण में यूरोप कहीं ना कहीं कच्चे माल आधारित वस्तुओं को निर्यात हम ये कह सकते हैं कच्चे माल की वस्तुओं को पुनः निर्यात करता था और इसी के आधार पर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। तो ये स्थिति कहाँ से हुई, क्योंकि वो 50% जो कपास है वो इन छोटे राष्ट्रों से आयात कर लेता था और उन्हीं कपास के माध्यम से वो वस्त्र बनाता था और उन्हीं वस्त्रों को जहाँ से वो कपास ले रहा है वहाँ पर पहुँचाकर बड़ी हम ये कह सकते हैं बड़ी मात्रा में उन वस्त्रों का निर्माण करके वो वहां से निर्यात करता था। तो ये स्थिति आयात और निर्यात की, यहाँ से तो उसने कपास लिया और उसी कपास को बड़ी मात्रा में वस्त्रों के रूप में उसी मार्केट में वापस पहुंचा दिया और वहां से उसने ज्यादा पूंजी अर्जित कर ली। प्रतिस्पर्धा में अगर हम बात करें तो वस्त्र उद्योगों के आज सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कृत्रिम रेशे कर रहे हैं और इन्हीं कृत्रिम रेशों की वजह से वस्त्र सूती कपड़े की, यहाँ हम कह सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 70% जो है जर्मनी इसमें ज़्यादा प्रगति कर रहा था, लेकिन अब भी इसका प्रभाव कम हो गया और इसका स्थान किसने ले लिया, सूती कपड़े का स्थान कृत्रिम रेशों से बनने वाले कपड़ों ने ले लिया है। हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्थिति अब धीरे धीरे गिर रही है और सूती क्षेत्र में कृत्रिम रेशों का स्थान ज्यादा बढ़ रहा है।
सो हमारे तीनों पॉइंट हो गए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर जब हम बात करते हैं, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग की श्रेणी आती है। सार्वजनिक उद्योग में प्रमुखतः हमारे सरकार के अधीन होते हैं। समाजवादी राष्ट्रों में यह उद्योग ज्यादा होते हैं। समाजवादी उद्योग जहां समाज की बात की जाती है, सोसाइटी की वेलफेयर की बात की जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में और सार्वजनिक और निजी दोनों ही होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, एक हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ही अमीर बनाने का कार्य की जाती है, या हम ये कह सकते हैं जो पूंजीवादी व्यक्ति होते हैं उन्हीं का राज होता है, उन्हीं का शासन होता है। लेकिन जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक और निजी, हम ये कह सकते हैं निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों को साथ लेकर चलती है, और ये एक समाजवादी राष्ट्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से उद्योग होंगे जहां सरकार के अधीन होंगे, वो सभी हमारे सार्वजनिक उद्योगों की श्रेणी में आएंगे। निजी उद्योग की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति विशेष के जो उद्योग होते हैं, जहां व्यक्ति विशेष का स्वामित्व होता है, वो निजी उद्योग होते हैं। अर्थव्यवस्था जहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वहां आपको ज्यादा निजी उद्योग देखने को मिलेंगे। जो शीत युद्ध छिड़ा था इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर छिड़ा था। संयुक्त उद्योग, संयुक्त उद्योग में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां संयुक्त प्रयासों द्वारा स्थापित की जाती हैं। उदाहरण के रूप में विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र निर्माण, पेट्रोल, रसायन, इलेक्ट्रिकल्स आदि प्रमुख उद्योग माने जा रहे हैं। तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विनिर्माण उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की जब हम बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व युद्ध के बाद विनिर्माण का विस्तार बहुत ज़्यादा फैला, और विनिर्माण में विस्तृत अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा भूमिका जो है वो सार्वजनिक उद्योगों की ही है, क्योंकि यहाँ सोसाइटी की बात की जाती है। तो हमने आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर पूरा हमने वर्गीकरण देखा। बृहत या परंपरागत जो उद्योग हैं उसको अच्छे से समझा, और लौह इस्पात उद्योग इसी के आधार पर सूती वस्त्र उद्योग का प्रभाव कैसा रहता है वो भी हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा। कौन कौन से राष्ट्र इससे प्रभावित हो रहे हैं, किस क्षेत्र विशेष में इनकी भूमिका है, वो हमने अच्छे से अध्ययन की। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको अगर कुछ डाउट रहता है तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो ऐसे स्टडी करते रहिए एंड मोटिवेटेड रहिए। ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग एंड कीप स्माइल। थैंक यू सो मच।